नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महानगरपालिका व जिला परिषद जैसी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्र की रचना करने और चुनाव का टाइम टेबल तय करने का अधिकार राज्य सरकार को देने संबंधी विधेयक को आज बजट सत्र के दौरान राज्य की विधानसभा व विधान परिषद में मंजूर किया गया। ऐसे में आगामी कुछ माह में लिए जाने वाले चुनावों को अब कम से कम 6 माह तक स्थगित रखा जा सकेगा। इससे संबंधित विधेयक को आज दोनों सदनों में बिना कोई चर्चा किए सर्वसम्मति के साथ मंजूर किया गया। खास बात यह रही कि बजट सत्र के दौरान विधानमंडल के दोनों सदनों में इस विधेयक को रखे जाने से पहले सरकार द्वारा विपक्ष के साथ मिलकर कम से कम 2 दौर में इस विधेयक को लेकर चर्चा की गई और इन बैठकों के दौरान भी विपक्ष द्वारा इस विधेयक को रखे जाने के संदर्भ में अपनी मंजूरी की गई। यही वजह रही कि यह विधेयक सदन में रखे जाते ही महज 5 मिनट के भीतर बिना किसी चर्चा के सर्वसम्मति के साथ मंजूर किया गया। राज्य के अन्न व आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने आज बजट सत्र के दौरान विधानमंडल में यह विधेयक रखते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में भी पैदा हुई थी, जहाँ पर निर्वाचन आयोग के अधिकार हटाकर वे सभी अधिकार राज्य सरकार को सौंपे गए हैं। उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रभाग रचना व आरक्षण की जानकारी सरकार द्वारा संकलित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाएगी, जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करवाए जाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री छगन भुजबल ने महानगरपालिका व जिला परिषद की मौजूदा प्रभाग रचना पर स्थगित लाए जाने की घोषणा की, जिसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज मंजूर किए गए विधेयक के चलते पूरी प्रभाग रचना रद्द हो गई है। अतः अब सरकार नए सिरे से प्रभाग रचना तैयार करेगी, जिसके चलते राज्य में चुनाव आगे स्थगित होंगे। साथ ही चुनाव की तारीख तय करने से संबंधित विधेयक भी विधानमंडल में पारित हुआ है, जिसकी वजह से निर्वाचन अधिकारी के कई अधिकार अब राज्य सरकार के पास आ गए हैं। अतः अब सरकार निर्णय लेकर अपने फैसले को निर्वाचन अधिकारी के पास अंतिम निर्णय हेतु भेजेगी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के साथ यह स्पष्ट हो गया कि अमरावती महानगरपालिका व जिला परिषद सहित राज्य की सभी महानगरपालिकाओं व जिला परिषदों के चुनाव अब लंबे समय तक स्थगित रहेंगे। साथ ही साथ इससे पहले निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई प्रभाग रचना भी निरस्त हो जाएगी और सरकार द्वारा अपने स्तर पर प्रभाग रचना तय करने के साथ साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा दोनों सदनों में मंजूर किए गए इस विधेयक को अब मंजूरी के लिए राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा जाएगा। क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधेयक रखे जाने से पहले ही सत्ता पक्ष के साथ हुई बैठक में इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी गई और सदन में भी विपक्ष ने इस फैसले को अपनी सहमति देते हुए सर्वसम्मति के साथ पारित करने में सहायता प्रदान की। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल के स्तर पर भी इस विधेयक को मंजूरी मिल जाएगी। राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलते ही यह विधेयक अध्यादेश में तब्दील हो जाएगा और इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारों में कटौती होगी। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर नए सिरे से प्रभाग रचना तय की जाएगी। हालांकि उम्मीद यह भी है कि निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई प्रभाग रचना को ही राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जा सकती है, किंतु इसके लिए भी पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करते हुए अंतिम अधिसूचना तक ले जाना होगा, जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट होने और समस्या का समाधान निकलने तक राज्य सरकार द्वारा एक तरह से टाइम पास की नीति को अपनाते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में चुनाव करवाए जाने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और भविष्य के लिहाज से अपनी रणनीतियां तय की जाएंगी। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज विधानसभा में बेहद संतापजनक शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि अमरावती के राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर जिजाऊ जन्मोत्सव का औचित्य साधते हुए शिव प्रेमियों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला स्थापित किया गया था, जिसे मनपा आयुक्त व पुलिस आयुक्त द्वारा आपसी मिलीभगत करते हुए रात के अंधेरे में निकाला गया और उस पुतले को भंगार से भरे गोदाम में ले जाकर रखा गया, जिसकी वजह से शिव प्रेमियों की भावनाएं आहत हुई और कुछ संतप्त शिव प्रेमियों ने मनपा आयुक्त पर स्याही फेंकी, जिसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता और यह निश्चित रूप से निषेध करने लायक घटना है। किंतु उस समय वे दिल्ली में थे, लेकिन इसके बावजूद उन पर धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास करने का अपराध दर्ज किया गया, जिसके लिए राज्य सरकार के कुछ प्रमुख व जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन व पुलिस पर दबाव डाला। साथ ही रात 1:30 बजे के दौरान उनके घर पर 100 से 150 पुलिस वालों ने घुसकर उनके परिजनों को तकलीफ देने का काम किया। कारण की आज या माझ्या भावना नाही आहे, या संपूर्ण सभागृहाच्या भावना आहे की माझ्यासारख्या आमदारावर जर 307 दाखल होते, 353 दाखल होते आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही फोन करता, हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय। आणि आज या सभागृहामध्ये ज्या आरती सिंग, ज्या सीपीआय मनपा आयुक्त ज्यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला, जेव्हा 1:30 वाजता ही घटना झाली, गुन्हा माझ्यावर रात्री 10:30 वाजता गुन्हा दाखल होते आणि मला त्या ठिकाणी सांगण्यात येते की एवढा प्रेशर आहे की रवी राणा जर दिसला तर गोळी मारून टाका। अशा प्रकारचं प्रेशर जर माझ्यासारख्या आमदारावर असेल, अशा प्रकारची परिस्थिती जर माझ्यावर असेल आणि अशा प्रकारे त्याला अटक करा, अशा प्रकारची मागणी जर असेल, अरे अध्यक्ष महोदय
जर मी खोटं बोलत असेल शासनानं नोंद घ्यावी. या पेनड्राईव्ह मध्ये सगळे कारण पुरावे आहे. प्रश्न. मी फाशी गेली तर अध्यक्ष महोदय मला फाशी द्या आणि या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय या तुमच्या विधिमंडळामध्ये भावना मांडायला इसके अलावा मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के स्तर से पुलिस वालों पर यहां तक दबाव डाला गया कि रवि राणा जहां कहीं दिखाई दें उन्हें गोली मार दी जाए। इस बात के उनके पास पूरे पुख्ता सबूत हैं और वे यदि कुछ भी झूठ या गलत बोल रहे हैं तो उन्हें अभी इसी सदन में फांसी दी जाए, अन्यथा वे खुद ही विधानसभा में फांसी लगा लेंगे। अपने इस कथन के साथ ही विधायक रवि राणा ने आज विधानसभा में अपने हाथों में एक पेनड्राइव भी लहराया और दावा किया कि इस पेनड्राइव में उनके पास मुख्यमंत्री व गृह मंत्री द्वारा अमरावती की शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के साथ किए गए संभाषण की ऑडियो क्लिप मौजूद है। इससे पहले इस विषय को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता के हाथों कोई अपराध घटित हो जाता है तो क्या उसके लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार को राकापा नेता होने के नाते जिम्मेदार माना जाएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी से वास्ता रखने वाले कुछ लोगों के कृत्य हेतु विधायक रवि राणा को जिम्मेदार मानकर उन्हें धारा 307 के तहत क्यों और कैसे जिम्मेदार माना जा रहा है? इस समय विधायक रवि राणा सहित विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि इस पूरे मामले से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खुद उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने मनपा आयुक्त व पुलिस आयुक्त को फोन करते हुए कोई दिशा निर्देश नहीं दिए थे। हालांकि अमरावती शहर में बिगड़ रही स्थिति की जानकारी जरूर ली थी। चूंकि यह विधायक रवि राणा कह रहे हैं कि वे उस दिन अमरावती में नहीं बल्कि दिल्ली में थे तो राज्य सरकार द्वारा इस बात की जाँच कराई जाएगी कि आखिर उन्हें इस मामले में नामजद कैसे किया गया। इस मामले की जाँच राज्य के कानून व व्यवस्था महकमे के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक के जरिए करवाई जाएगी। मी इतके वर्ष या सभागृहात आहे, आपल्या भावनेशी मी सहमत आहे। समजा जर आपण दिल्लीमध्ये असताना आपल्यावर त्या ठिकाणी जर 307चा गुन्हा दाखल झाला असेल तर तो कुठल्या परिस्थितीत दाखल झाला, काय झाला याची चौकशी करणं गरजेचं आहे। आणि मी हे सुरुवातीलाच स्पष्टपणाने सभागृहाला सांगू इच्छितो की या संदर्भामध्ये कुठल्याही प्रकारची कृती करण्याच्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री किंवा मी कुठले आदेश दिलेले नव्हते। महानगरपालिका के सभी पार्षदों के कार्यकाल का कल मंगलवार 8 मार्च को अंतिम दिन रहेगा। इसके साथ ही अब परसों से यानी बुधवार 9 मार्च से मनपा के सभी मौजूदा पार्षद भूतपूर्व कहलाएंगे। साथ ही महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति सभापति, पक्ष नेता व नेता प्रतिपक्ष तथा जोन सभापतियों सहित विषय समिति सभापतियों को दी गई कार व कैबिन की सुविधा मनपा प्रशासन द्वारा कल शाम ही वापस ले ली जाएगी। वहीं परसों 9 मार्च से अमरावती महानगरपालिका में प्रशासक राज शुरू हो जाएगा और प्रशासक के तौर पर मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर मनपा के सर्वशक्तिमान बिग बॉस बन जाएंगे। यह स्थिति मनपा का आगामी चुनाव होकर नया सदन गठित होने तक बनी रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव करवाने को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर लिए जा रहे फैसलों के मद्देनजर अमरावती महानगरपालिका में प्रशासक राज कम से कम 6 माह तक चल सकता है। स्थानीय दशहरा मैदान के सामने स्थित राधाकृष्ण अपार्टमेंट के एक फ्लैट में छापा मारकर पुलिस ने शनिवार की रात करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 10 किलो सोना बरामद करने के साथ ही करीब 5.5 लाख रुपए की रकम जब्त की थी। इस मामले में जांच व पूछताछ हेतु राजस्थान निवासी 3 लोगों को भी अपनी हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई की जानकारी सामने आते ही अमरावती शहर सहित जिले के सुवर्ण व्यवसायियों में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। जहाँ एक और पुलिस दावा कर रही है कि उसने बेनामी संपत्ति तथा 2 नंबर में चलने वाले सोने के व्यवसाय का बड़ा मामला उजागर किया है। वहीं दूसरी ओर शहर के कुछ सुवर्ण व्यवसायियों के मुताबिक इस व्यवहार में कुछ भी गलत नहीं है और राधाकृष्ण अपार्टमेंट से एक तरह से सोने के आभूषणों का होलसेल व्यवसाय चला करता था, जिसके तहत मुंबई से बड़े पैमाने पर सोने के बिस्किट व तैयार आभूषण यहां लाए जाते थे और यहां से अमरावती शहर सहित जिले व आसपास के जिलों में स्थित सराफा फर्मों व ज्वेलर्स शोरूम को माल की आपूर्ति की जाती थी। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कल पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई के बाद पकड़े गए 5 करोड़ रुपए मूल्य वाले 10 किलो सोने का असली सच क्या है। वहीं इस मामले को लेकर राजापेट पुलिस के जरिए मिली सूचना के चलते आज नागपुर से आयकर विभाग के अधिकारियों का एक दल अमरावती पहुंचा और राजापेट पुलिस थाने जाकर इस पूरे मामले की जानकारी हासिल कर अपने स्तर पर भी तफ्तीश करनी शुरू की गई। चूंकि यह मामला जीएसटी व आयकर विभाग से संबंधित है, अतः इस मामले में पुलिस के साथ साथ आयकर विभाग व जीएसटी विभाग द्वारा भी जाँच की जा रही है। गत रोज रंगारी गली स्थित माहेश्वरी भवन में राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा श्रीनिवास जी मानकलाल जी लड्ढा की स्मृति में सीए परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले राजस्थानी समाज के मान्यवरों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि महापौर चेतन गावंडे तथा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह उपस्थित थे। राजस्थानी समाज मुख्यतः कौन से क्षेत्र में है? मैंने उनसे प्रति प्रश्न किया कि आप बताइए कि राजस्थानी समाज कौन से क्षेत्र में नहीं है। राजस्थानी समाज केवल एक क्षेत्र में नहीं है और वह है अपराध। अपराध
शिक्षा, व्यवसाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, स्वास्थ्य, सेवा, दया, दान, धर्म, कृषि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां राजस्थानी समाज नहीं है? जब मैंने उनसे प्रश्न किया तो वे सोच में पड़ गई कि ये तो मुख्यतः व्यापारी समाज है। मैंने कहा ये कभी हुआ करता था, अब हमारा समाज केवल राजस्थानी समाज ये जो है ये व्यापारी समाज नहीं है। अब तो हम बदल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि देश बदल रहा है, मैं कहता हूँ कि राजस्थानी समाज पूरे देश में बदल रहा है। अभी सलाम पुलिया साहब ने कहा कि 70 सीए इस साल हुए, 70 में से 30 तो हमारे हैं, जबकि हमारी जनसंख्या 5% है अमरावती में और हमारे सीए 50% है अमरावती में। तो फिर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ हम नहीं हैं? हम स्वास्थ्य में हैं, हम सेवा में हैं, हम वैद्य में हैं, वैद्यकीय शिक्षा में भी है। गेल्या 1.5 वर्षापासून कोरोना हा आजार होता आणि हा आजार सुरू असताना कोणत्याही प्रकारचं योग्य मार्गदर्शन सुद्धा आपल्याला या काळात मिळालं नाही, पण तरीसुद्धा या परिस्थितीवर मात करत आपण CA सारखी परीक्षा उत्तीर्ण केली। त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आणि दुसरं अभिनंदन मी राजस्थानी हितकारी मंडळाचं करेन की त्यांनी या ठिकाणी पुढाकार घेऊन या विद्यार्थ्यांचा सत्कार केला, त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडली। मुझे ईश्वरी लगता था कि ये एक ऐसा क्षेत्र है CA जहाँ लेडीज मेरी आती नहीं है, जैसे जो मेरा फील्ड है उसमें। और आज मैंने देखा कि लेडीज इस फील्ड को चुन रही हैं, क्योंकि हमेशा से एक मेल ओरिएंटेड, मेल डोमिनेटेड फील्ड रहा है। और सिर्फ चुन ही नहीं रही है, तो एक चैलेंज जो मैंने आज यहाँ देखा कि शादी होने के बाद, मुझे शादी होने के बाद इस फील्ड में आना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और डेफिनेटली इसमें जब तक फैमिली सपोर्ट न हो तब तक महिलाएं किसी भी फील्ड में बाहर आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और आज जिनका सत्कार मैंने किया, जिन महिलाओं का, उनको सबसे पहले मैं विश ऑल द बेस्ट। सिर्फ आप CA जो अपना एग्जाम है ये पास किया, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, इसके आगे इस फील्ड में, हालांकि ये फील्ड डेफिनेटली आपके लिए डिफिकल्ट है, मेल डोमिनेटेड फील्ड है। मैंने आज तक जितने भी CA मैंने खुद देखे हैं, आज तक मेरा कभी इंटरेक्शन किसी फीमेल CA से नहीं हुआ है। तो आप सबको मैं ये सूचना देना चाहूँगी कि यहाँ रुकना नहीं है, आपको सिर्फ नाम के आगे डिग्री नहीं लगानी है, तो आगे अपना नाम इसमें सिद्ध करना है। राज्य विधानमंडल के बजट सत्र में हिस्सा ले रही अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार से मुलाकात करते हुए उनका अमरावती शहर की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस समय विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के भू विकास बैंक के करीब 250 कर्मचारियों के प्रलंबित वेतन, उपदान व अन्य आर्थिक लाभ के बकाया पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार का ध्यान दिलाया, जिस पर आगामी बजट में सकारात्मक हल निकालने का आश्वासन डिप्टी CM अजित पवार द्वारा दिया गया। गत रोज अमरावती मैराथन एसोसिएशन द्वारा अमरावती शहर में ओलंपिक ड्यूथलॉन व साइकिलिंग स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसे धावकों व साइकिल सवारों द्वारा जबरदस्त प्रतिसाद मिला। इस स्पर्धा में मुंबई, अकोला, नागपुर, पुणे, नासिक व यवतमाल सहित अमरावती शहर व जिले के स्पर्धकों द्वारा हिस्सा लिया गया। यह स्पर्धा पूरी होने के बाद विजेता प्रतिभागियों को आयोजकों की ओर से आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। स्थानीय कंवरनगर एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सिंधी समाज बंधुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कंवरनगर पूज्य पंचायत के सदस्यों का चयन करने हेतु हाल ही में मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराई गई थी, जिसके बाद 85 सदस्य पंचायत में निर्वाचित हुए थे। इन नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक आयोजित करने तथा नई कार्यकारिणी को पदभार सौंपने के लिए अगली बैठक आयोजित करने को लेकर विचार विमर्श करने हेतु गत रोज पूज्य पंचायत कंवरनगर की निवर्तमान कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तय किया गया कि नवनिर्वाचित सदस्यों की बैठक आगामी 13 मार्च को बुलाई जाएगी। आगामी 13 मार्च को बुलाई जाने वाली बैठक में सर्वप्रथम निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा पंचायत के सभी 85 नवनिर्वाचित सदस्यों का सत्कार करते हुए उन्हें पंचायत सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन करने हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष सहित 11 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन करने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जाएगा।
कैंप रोड स्थित ज्ञान माता व होली क्रॉस स्कूल में इससे पहले भी शाला छूटने के समय भारी भीड़भाड़ हो जाया करती थी। ऐसे में यहाँ पर किसी भी संभावित दुर्घटना को टालने हेतु ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति की जाती थी, किंतु आज से जैसे ही सभी शालाएं दोबारा पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ नियमित तौर पर शुरू हुई और वैसे ही शाला छूटने के समय ज्ञान माता हाई स्कूल के सामने जबरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। लेकिन आज यहाँ पर यातायात को नियंत्रित करने हेतु एक भी यातायात पुलिस सिपाही उपस्थित नहीं था। ऐसे में इस मार्ग पर आवाजाही बुरी तरह से अवरुद्ध हुई और स्कूल के छात्र छात्राओं व अभिभावकों सहित रास्ते से गुजरने वाले आम नागरिकों को काफी देर तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ा। यदि यहाँ पर स्कूल छूटने के समय यातायात पुलिस की नियुक्ति नहीं की जाती तो यहाँ किसी भी समय कोई बड़ी घटना घटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।